ठीक है, देखिए ए लड़की। तो कल मैंने आपको एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब आपको एटी वीटी और एक्सटी ग्राफ बनवाया था। फिर मैंने आपको जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट होगा तब एटी वीटी और एक्सटी ग्राफ बनवाया था। आज एक आखिरी केस कर रहा हूं जिसमें मैं जर्क बता रहा हूं। जर्क होता क्या है, देखिए साइड में आपको बता देता हूं जर्क क्या होता है। आपने शायद जर्क का नाम पहली बार सुना होगा, वैसे जर्क इस नाम को तो सुना होगा लेकिन होता क्या ये नहीं पता आपको। जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये किसी बच्चे को जल्दी से नहीं पता होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन चेंज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना भी एक्सेलरेशन चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, जर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए t1 टाइम पर a1 जर्क a1 एक्सेलरेशन था, t2 टाइम पर ये एक्सेलरेशन बदल करके क्या हुआ, a2 हो गया। आपने देखा बाइक में जब एकाएक झटके से एक्सेलरेटर दिया जाता है तो उसमें एक जर्क आता है, झटका लगता है, क्योंकि आपने एकदम से एक्सेलरेशन बदल दिया, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जब सडन एक्सेलरेशन चेंज होता है तो ये जर्क आता है, झटका लगता है ना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि t2 माइनस t1 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ, a2 माइनस a1। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, a2 माइनस a1 अपॉन में t2 माइनस, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, जर्क कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस जर्क को अलग से लिखूं, ध्यान दीजिए बेटा, इसी अगर जर्क को मैं अलग से लिखूं तो जर्क होता है डेल्टा ए यानी चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन में डेल्टा डी यानी चेंज इन टाइम। ठीक है, और फॉर इंस्टेंट की बात कर दूं, फॉर इंस्टेंट की बात कर दूं तो यही जर्क जो होगा वो क्या होगा, डी ए अपॉन में डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, नीचे ऑलरेडी सेकंड तो मीटर पर सेकंड की होगी, और डायमेंशन फॉर्मूला जर्क का जो होगा वो एल टी माइनस 3 होगा। यह जर्क पढ़ा दिया मैंने, इससे ज्यादा आपको जर्क पढ़ना भी नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्राफ जो है चलो देखते हैं। ठीक है, ग्राफ देखिए, मैं ग्राफ पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, कोई रीजन तो होगा ही होगा। ठीक है भैया, ग्राफ आते हैं। ठीक है, तो केस क्या है, केस नंबर 3 करने आ रहे हैं क्योंकि कल 2 केस कर चुके हैं। यहां पर जर्क की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जर्क की वैल्यू क्या है, अच्छा जर्क होता है। अच्छा यहां पर मुझे कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं, पहला एटी ग्राफ बनाना है, दूसरा वीटी ग्राफ बनाना है, और तीसरा, और हम जानते हैं वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। और अगर आपका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट खींचोगे और टेंजेंट का स्लोप आपको, ठीक है, समझ गए याद है। यहां पर जर्क आपका कांस्टेंट मैंने कर दिया। अच्छा जर्क अभी मैंने क्या बताया था, डीए अपॉन में dt, ये भी कांस्टेंट होगा तो डीए क्या होगा, के dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करो, के बाहर आएगा dt, तो ये हो जाएगा डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के, और ये क्या होगा टी, तो ए इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है। यदि मैं एटी ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, जब जर्क कांस्टेंट है, जर्क क्या है या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, तो भैया आपका एक्सेलरेशन टाइम पे क्या आता है, डायरेक्टली आता है। और जब हम इसको ग्राफ को बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा भैया, एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन के बराबर, और बेस की वैल्यू क्या होगी, टाइम के बराबर। ये क्या है, स्लोप। अब मैं स्लोप बता रहा हूं, तो स्लोप का मतलब क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ मतलब tan थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, स्लोप।
परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन या चेंज इन एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ का एक्सेलरेशन कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, दोनों का डिफरेंस की वैल्यू यही होगी और ये क्या होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन, नीचे क्या होगा, चेंज इन टाइम। अब स्लोप डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा डी आ रहा है, और डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा डी क्या होता है, जर्क होता है। क्या होता है, तो यदि आपको बोलेगा एटी ग्राफ और एटी ग्राफ का स्लोप की बात करेगा, तो एटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, जर्क के बराबर होता है। और स्लोप ऑफ एटी ग्राफ इज डायरेक्टली इक्वल टू जर्क, यानी जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्राफ। क्वेश्चन पता है आपको ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, और रेशियो के वाले क्वेश्चन भी आपको निकालने के लिए आ सकते हैं। अच्छा, एरिया निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, एरिया, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो यहां पे क्या बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाफ बेस, क्या भैया, टाइम, और हाइट कितनी है, एक्सेलरेशन, या डेल्टा ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन इंटू में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन, देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन इंटू में टाइम। तो यहां पर एक्सेलरेशन इंटू में टाइम क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो हम देखेंगे भैया, जब भी एरिया ऑफ एटी ग्राफ दिया होगा तो वो एरिया हमें किसके क्या देगा, वेलोसिटी देगा। दूसरा, एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी। अगर जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर हमने ये तो हमने एटी ग्राफ बना लिया, एटी ग्राफ का स्लोप भी निकाल दिया। स्लोप क्या देता है, जर्क, और एरिया क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। ठीक, अब हम बनाने जा रहे हैं इसी का वीटी ग्राफ। तो ये जैसा कि हमें पहले पता लग चुका है, अब वीटी ग्राफ में हमें पता है कि हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। क्या, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। याद है, चलो देखते हैं यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा। अगर जर्क आपका कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन टी के डायरेक्टली आता है। अच्छा, इसी में ये वाली इक्वेशन को उठा रहा हूं मैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जर्क अगर कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन क्या होगी, ए के टी, ए के टी आई है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी अपॉन में ये क्या होगा, के टी, तो डीवी क्या होगा, के टी डी टी होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डीवी के बाहर टी डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी के, और यहां पर टी की पावर कितनी है, अपेक्षा टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, टू। तो अगर मैं इसके लिखूंगा तो क्या होगा, के बाय में टू इंटू में टी स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ रहा है, टी स्क्वायर, वी इज डायरेक्टली इक्वल टू, यानी जब आपका जर कांस्टेंट होगा तो एटी ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और जो वीटी ग्राफ है बेटा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो आप निकाल देते हैं आपका। अब आपको पता है हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं इस ग्राफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ए पे या बी पे, ए पर नहीं होगा, ए का स्लोप कम है और बी का स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें आप एरिया निकालने के लिए बोलेगा, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं है। बस यहां पर बोलेगा किस पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो आप टेंजेंट खींचोगे। ठीक है, अच्छा एक्सटी ग्राफ बनाते हैं चलो इसका। तो हम जान चुके हैं इक्वेशन क्या नहीं है हमारी, क्या नहीं है, तो जर कांस्टेंट होगा तो उसमें जो वेलोसिटी के और टाइम के बीच में रिलेशन रहेगा कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स अपॉन में के बाय में टू टी स्क्वायर। तो डी एक्स क्या होगा, के बाय में टू टी स्क्वायर डी टी, है ना, यही होगा। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दो तो डी एक्स का इंटीग्रेशन, के बाय में टू बाहर आएगा, टी स्क्वायर डी टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, के बाय में टू टी स्क्वायर क्या होगा, टी की पावर तीन अपॉन में तीन, पावर एक ऐड हो जाती है, पावर डिवाइड हो जाती है, तो इसको लिखोगे टी, के की पावर के अपॉन में छह, टी की पावर तीन, तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहा है, टी क्यू। और यदि आप यहां पर एक्सटी ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ इससे भी ज्यादा कर्व रहेगा पहले वाले वीटी से, समझ गए। और यहां पर भी आपको स्लोप देगा, वेलोसिटी, एरिया आपको कुछ नहीं देगा अभी भी, याद है। मैं तो फाइनली यहां पर लिख दे रहा हूं पीछे की तरफ, ठीक है, क्या लिख रहा हूं कि भैया जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, अपेक्षा तू जवाब देगी सारा, और नहीं जवाब दिया तो पिटेगी यार तू, भगवान के समझ।
एक्सटी ग्राफ। ग्राफ क्या है? एक्सटी ग्राफ है। एरिया क्या देता है एक्सटी ग्राफ का? क्या देता है? कुछ ही, कुछ नहीं। ठीक है, यही ध्यान नहीं बेटा, यही चीजें ये आज मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है 10वीं के बाद। आपने 10वीं में जितने भी कर्म कांड किए, कितनी पढ़ाई की, बस आपको गुणा, डिवाइड, प्लस माइनस आना चाहिए 10वीं तक। उसके बाद कुछ नहीं है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी औरों का मुझे पता नहीं है। लेकिन यदि आप ये आते हुए अगर आप 11वीं से सीरियस हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप सेफ जोन में हो 11वीं में, अगर आप सीरियस हो गए। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ आ रहा है और आप 11वीं में सीरियस नहीं हो, तो आपको 11वीं ना ऐसी तैसी कर देगी आपकी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप एक महीना, मैं आपको दे रहा हूं, एक महीने में एक चैप्टर करके दिखा दो, नाम बदल दूंगा। एक चैप्टर अगर मैं दे दूं उठा के, तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। ये सारी चीजें किताब में नहीं लिखी हुई है, मैं लिख के दे रहा हूं। एनसीईआरटी पूरी खोल के देखो, पढ़ लो, ये नहीं दिखेगा आपको। समझ गया? इसलिए कह रहा हूं बेटा, टाइम आपके पास बहुत सही है। अब भी सीरियस हो जाओगे तो सारी चीजें सेटअप हो जाएंगी। नहीं सीरियस हो गए तो भैया पढ़ाई सीरियस कर देगी आपको। और सीरियस करेगी, जब ये करेगी सीरियस ना, तो फिर तो आप भैया देवदास बन के घूमोगे। फिर आपके दिमाग में पता क्या चलेगा? यार टाइम तो बीत गया, लगता है इस साल फेल ही हो जाऊंगा, अगले साल से सब कुछ करूंगा। सुबह उठूंगा, उठते के साथ ही पढ़ना चालू करूंगा। और उस टाइम टेबल इतना हार्ड बनेगा कि उसमें मैं आपको बताऊं, सुसु करने और पोटी करने का भी टाइम नहीं होता उसमें। पूरे दिन पढ़ाई होती है, लेकिन एक भी मिनट। और घड़ी देखोगे, जैसी घड़ी में अगर मान लो 7 बजे का आपने टाइम रख रखा है, और 7:02 हो गए, और टाइम ज्यादा हो गया, 8 बजे से स्टार्ट करूंगा पढ़ना, 8 से पढ़ूंगा, ऐसे होता है ना। तो ये वही बच्चा करता है जो कभी नहीं पढ़ता। जिसको पढ़ना होता है ना, वो साला कभी घड़ी नहीं देखता, कभी घड़ी नहीं देखता। भाई मैं कसम से कह रहा हूं, मैं खराब हुआ 11वीं के बाद। मैं अपनी बता रहा हूँ, 11वीं में या 12वीं में मेरे 88% आ गए थे, 88%। बगैर कुछ पढ़े बड़े ही आ गए थे मेरे 88%। ठीक है, जा थोड़ी देर पढ़ता था भाई, आ जाते मेरे पर नंबर आ जाते थे। लेकिन भाई मैं 10वीं तक भाई इतना बढ़िया था ना पढ़ने में। भाई मेरे को घड़ी का, मेरे को पढ़ने का इतना जुनून होता था कि साला मेरे को पढ़ के ही मजा आता था, और कुछ में मजा ही नहीं आता था। ठीक है, एक दिन आपको यकीन नहीं होगा, मैं 9 बजे बैठा मैथ्स आर डी शर्मा लगाने के लिए 12वीं क्लास में, और सुबह के 7 बज गए, मुझे पता नहीं लगा टाइम का, 7 कब बजे, 9 से 7। पूरी रात पढ़ता रहा। अब मेरे मम्मी पापा की एक आदत थी, अगर मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कभी नहीं बोलते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के फोन मिल गया है, पढ़ाई के बहाने चलता है, तो वहां पे चैट्स, एक विंडो खुली होती है उसमें चैट चल रही होती है, एक विंडो खुली होती है उसमें वो चल रहा होता है, एक विंडो में यूट्यूब चल रही होती है। ठीक है, भाई इन चीजों को अवॉइड करो। भाई टाइम है आपके पास, अगर सही जगह पे आपने इनपुट दे दिया ना, तो आउटपुट आपको बढ़िया ही मिलेगा। देखो हम नहीं कर पाए, मैं तो मानता हूँ कि मैं तो नाकामयाब हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद को नाकामयाब मानता हूँ। दूसरों का फ्यूचर बेशक बना रहा हूँ। मुझे तो गुस्सा आता कि भाई मैं इतना पढ़ लेता ना, तो पता नहीं क्या कर लेता। कसम से कह रहा हूँ मैं। आप दूसरों को पढ़ा रहे, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, दूसरा अपना इतना अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते, तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ थे। ठीक है, समझ गए? चलो कोई बात नहीं। तो एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता। चलो स्लोप देखते हैं। ठीक है, स्लोप क्या देता है एक्सटी ग्राफ का? वेलोसिटी। और आपको पता है स्लोप ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी। फिर बात करते हैं हम भैया वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का एरिया जो देता है आपको, वो क्या देता है बेटा वीटी ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट। और जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर मैं एटी ग्राफ की बात करूं, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या देता है? वेलोसिटी। और इसका जो स्लोप होता है वो देता है जर्क। जर्क को दोबारा बोल रहा हूं, इसके डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जहां एक्सेलरेशन चेंज होगा वहां पर जर्क आएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं भैया। अब देखो ये ग्राफ आपको पता लग गया ग्राफ कैसे खींचना है, किस तरीके ग्राफ कैसे होगा, किस कौन सा ग्राफ आपको क्या दे रहा है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमें वीटी ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा, इसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा। वीटी ग्राफ अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सटी ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व। इक्वेशन देखो ना पीछे वाली। और इसका बस हाँ, इसका अगर एटी ग्राफ बनाना हो तो, एटी ग्राफ बनाना तो करेक्ट। ठीक है, समझ गए। और यदि इसका, ये नोट में रखेंगे, नोट टू, नोट टू में अगर आपका एटी ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, तो इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। और इसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, गंदा जहर वाला कर्व, है ना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे है और इनका स्लोप एरिया आपको पता ही है। ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी किसी भी पॉइंट का, आपको वेलोसिटी या कुछ भी बताने के लिए। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अब ये कौन सी मोशन होती है भैया, तो ये वो मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन जो चेंज होता है हर सेकंड में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करता हूं तो भैया वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, क्या आता है भैया, फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है 1 सेकंड में हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी हमेशा। दूसरा, एक्सेलरेशन क्या होता है यहां पर, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, वेलोसिटी डेल्टा वी जो होगा हर सेकंड में फिक्स रहेगा, चेंज आएगा, जो चेंज आ रहा फिक्स रहेगा। दूसरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इक्वेशन ऑफ एक्सेल, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कितनी इक्वेशन होती है भैया, 4। आपने 3 पढ़ी है, एक और पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा। पहले अच्छा आपको यहां पर बता दूं, वी जो होगा वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या होगा, टाइम। ए क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छे से नाम लो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हो आप इसको। और एस क्या होगा, डिस्टेंस। क्या नॉर्मली आप, मैं कुछ भी बोलूंगा समझ जाने की बात हो रही है, मोशन स्ट्रेट लाइन हो रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर्व मोशन के लिए जहां पे टेढ़ा मेढ़ा पाते हैं ना वहां के लिए वैलिड नहीं होती, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड होती है। और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या होती है, सब जानते होंगे, ये बताएगी अलीशा। पहली इक्वेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू में u प्लस एट, हाफ एटी नहीं होती, एटी होती है। दूसरा, s इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ एटी। ठीक है, तीसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as, क्या होती है। और चौथी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो होती है वो बड़ी स्पेशल, जैसे मान लीजिए मैं इसको समझा देता हूं कि ये कब लगती है। अगर मैं बोलूंगा गाड़ी ने 5 मिनट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या बोल रहा हूं, तो 5 सेकंड में अगर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं तो इसका मतलब 0 से लेके 5 सेकंड में जो कुल डिस्टेंस हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप उसके लिए आप इस इक्वेशन का
इस्तेमाल करोगे कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम रखोगे और उसके बाद एक्सेलरेशन रख करके आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो 0 से लेके 5 सेकंड में बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ जाएगा। बॉडी ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो भी आप इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि 0 से लेके 10 सेकंड की बात कर रहा है। 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में। तो जब भी 0 से जहां तक बोलेगा आपको डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम बोलेगा तो वहां तक आपको निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस। लेकिन ये जो नीचे वाली इक्वेशन ना, अगर मैं बोलूंगा 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस किया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूंगा 10th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप कैसे करोगे? है? बताओ भैया, अगर मैं बोलूंगा 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप क्या करोगे? अगर मैंने ये बोल दिया कि भैया 10th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कैसे निकालोगे? नहीं वो तो ठीक है, हमारे पास दो तरीके इसको निकालने के लिए। एक तो 0 से लेकर 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा और 0 से 9 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा। 0 से 10 सेकंड और 0 से 9 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस आया दोनों को आपस में क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा, तो 10 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, जो 10th वाले सेकंड में डिस्टेंस कवर किया। मैं बोलूंगा 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं 0 से 12 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा, 0 से 11 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। लेकिन ये प्रोसीजर और ये मेथड काफी लंबा है, ठीक है। तो जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो सॉल्व करके एक और इक्वेशन आती है जिसे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और वो इक्वेशन होती है उसे कहते हैं डीएनएथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड। 5th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड, 9th सेकंड, 10th सेकंड पे जब डिस्टेंस निकालोगे तो आप इसी डिस्टेंस की बात कर रहे हो, इस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। यह डिस्टेंस जब बोलेगा जब आपको 0 से 5 सेकंड, 0 से 6 सेकंड, 0 से 20 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो आप इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको 5th सेकंड पर ही जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए आप इस वाली इक्वेशन का क्या है भैया, u प्लस ए बाय में 2n माइनस 1। अगर मैं यहां पर n की जानकारी दे दूं तो यहां पर आपका n है nth सेकंड। nth का मतलब हो गया यहां पे n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सेवंथ सेकंड, तो वो n की वैल्यू की जगह पे आएगा। अगर मैं बोलूंगा 6 सेकंड तो n की जगह पे क्या आएगा? 6। मैं बोलूंगा 7 सेकंड तो n की जगह पे क्या आएगा? समझ गए भैया? तो ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इन चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं 3 अलग अलग तरीके से कराऊंगा। आज जो तरीका करा रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कल जो मेथड कराऊंगा मैं वो ग्राफिकल मेथड होगा। और मैं लिख के दे रहा हूं 100%, अगर गवर्नमेंट स्कूल में हो आप तो वो आएगा ही आएगा, मैं 1,00,000% की गारंटी दे रहा हूं उसकी। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको कैलकुलस मेथड से ये मेथड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आएगी। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन मेथड से। तो प्राइवेट वाले दोनों ही कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, और बाकी सरकारी वाले केवल ग्राफिकल कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑन आपको सब कुछ चाहिए। चलो भैया, मैं पहला कर रहा हूं नॉर्मल मेथड, एक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मेथड फर्स्ट, पहले मेथड से कर रहा हूं मैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चित्र बनाया तो चित्रित कर देता हूं। यहाँ पर यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और जब भी मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये ध्यान रखना उस वक्त टाइम क्या होगा? 0। इनिशियल बोलूंगा टाइम क्या है? 0। इनिशियल बोलते हैं सारी टाइम क्या होगा? और वी क्या है? फाइनल। फाइनल के टाइम में टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पूरे रास्ते के बीच का डिस्टेंस क्या है भैया? एस है। और इस दौरान गाड़ी की जो एक्सेलरेशन रहा वो ए ही रहा, क्योंकि आपको पता है ये इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होती है, यानी एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट है। तो ये चीजें आपको दे रखी होंगी। चलो करते हैं पहली इक्वेशन। वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन में, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अच्छा, डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस यानी टी माइनस 0। तो ए इक्वल्स में वी माइनस यू अपॉन में टी हो जाएगा। तो वी माइनस यू इक्वल्स टू में
80 देन v इक्वल्स में u प्लस, ये आ गई पहली इक्वेशन। आ गई, कुछ भी नहीं थी। चलो दूसरी करते हैं। आपको पता है दूसरी इक्वेशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की बात करती है। यार जब आ रहा तभी तो करा रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की दूसरी जो इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट। और आप सबको पता भी है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, इफ वेलोसिटी क्या है भैया, वेरिएबल है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है, तो भैया हमारी वेलोसिटी जो होगी, तो उस केस में हम वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या लेंगे, देखिए वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में हम वेलोसिटी की जगह पे क्या आएगा, वेलोसिटी टेंड्स टू एवरेज वेलोसिटी। और जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। वेलोसिटी वेरिएबल हो लेकिन एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट होगा तो आप इसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे एवरेज वेलोसिटी निकालने के, ठीक है। चलो तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता लग गया। देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, है ना, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं उसमें आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, एस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यू प्लस वी बाय में 2, और टाइम कितना है, अच्छा हम ऑलरेडी वी की वैल्यू निकाल चुके हैं, वी क्या होता है, यू प्लस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। चलो ये पहली इक्वेशन से हमने ये निकाल चुका है। तो एस इक्वल्स में क्या होगा, यू, वी की वैल्यू क्या बेटा, वी की वैल्यू क्या है, यू प्लस 80 अपॉन में 2 इंटू में टी, ठीक है। अच्छा चलो u प्लस यू क्या होगा, 2u, और प्लस ये 24 नहीं है, u, और ये क्या होगा 80 इंटू में t अपॉन में 2, t की मल्टीप्लाई कर दो एक बारी तो क्या होगा 2ut, और यहां पे करोगे तो क्या होगा 80 स्क्वायर, और भी अपॉन में 2 है तो उस 2 को यहां भी लिखता हूं, उसको यहां पे लिखता हूं, 2 से 2 क्या होगा, तो ये होगा ut प्लस हाफ, ये आगे कौन सी इक्वेशन, आते भी हम अगली इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। चौथी इक्वेशन इनसे नहीं ड्राइव होती, चौथी इक्वेशन ऐसे ड्राइव नहीं होगी, ठीक है। तो भी ये बात करता हूं, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन की अगर मैं आपको बताऊं तो फोर्थ इक्वेशन जो होती है वो भी डिस्प्लेसमेंट निकालती है, और हम जानते हैं यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है, क्या है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में, यही होता है। तीसरी इक्वेशन भी इससे निकलेगी, तीसरी इक्वेशन निकालने का भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं सकता। अच्छा आपको पता है वी एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पी प्लस यू अपॉन में 2, और हम जानते हैं v बराबर में u प्लस 80 आया था, ठीक है, v बराबर में, तो अगर मैं देखूंगा तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन में a, बोला हाँ। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है v प्लस यू अपॉन में 2, और टाइम की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन में a। तो हम यहाँ पे डाल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसा एवरेज वेलोसिटी क्या है v प्लस यू अपॉन में 2, और टाइम की वैल्यू क्या रखी है v माइनस यू अपॉन में, तो भैया एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 और a, तो वी स्क्वायर माइनस इंटू में 2। आगे तीसरी इक्वेशन, ठीक है भैया। तो ये तीन इक्वेशन मैंने, एक मेथड नंबर फर्स्ट इसको कहते हैं जनरल मेथड, क्या कहते हैं इसको, मेथड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया एक और मेथड है हमारे पास, ठीक है, और उस मेथड का नाम है
इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन इंटीग्रेशन मेथड करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। अरे यार मैंने अभी आपको कॉपी नहीं करने दिया ना, कर लो यार, वो थोड़ी देर कॉपी कर लो, अच्छा कॉपी कर लो, नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो।